गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है वर्ग 16 के तत्व रासायनिक अभिक्रियाशीलता। उसमें हम पहला पढ़ेंगे कि वर्ग 16 के तत्व जो हैं वो ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम होते हैं। और ऑक्सीजन जो होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p4 होता है। यहाँ पर 2d जो है वो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ऑक्सीजन जो है उसमें डी कक्षक अनुपस्थित होने की वजह से इसकी जो मैक्सिमम सह संयोजकता है वो नाइट्रोजन के तरह 4 होती है। क्यों 4 होती है? क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में एक एस और 3 पी कक्षक हैं, तो टोटल 4 कक्षक हैं, तो मैक्सिमम सह संयोजकता कितनी है? 4 है। क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में डी कक्षक अनुपस्थित है, इसलिए ये अपनी संयोजकता 6 प्रदर्शित नहीं कर सकता है। जबकि बाकी सारे तत्व जो हैं वो +2, +4 और +6 संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। ऑक्सीजन की सामान्य संयोजकता -2 होती है। केवल OF2 जो है ऑक्सीजन डाइक्लोराइड, ये अपवाद है। इसमें ऑक्सीजन की जो सहसंयोजकता है वो +2 है, यानी कि ऑक्सीकरण अंक जो है OF2 का वो ऑक्सीजन का +2 है, क्योंकि फ्लोरीन उससे ज्यादा विद्युत ऋणी है। अदरवाइज ऑक्सीजन बाकी तत्वों से ज्यादा विद्युत ऋणी होती है। आवर्त सारणी में देखो फ्लोरीन ही ऑक्सीजन से ज्यादा विद्युत ऋणी है, बाकी सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी ऑक्सीजन है, इसलिए उसकी संयोजकता -2 होती है। यहाँ पर अगर आप सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम की बात करें तो -2 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व ऊपर से नीचे जाने पे कम होता है, लेकिन +4 और +6 दिखाने की प्रवृत्ति बढ़ती है। इन दोनों में से भी अगर आप 6 की बात करें तो +6 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाने की प्रवृत्ति कम होती है। वो उसका रीजन था अक्रिय युग्म प्रभाव। अक्रिय युग्म प्रभाव क्या होता है? ये मैंने ग्रुप 15 पढ़ाया जब बताया था कि बाह्यतम कोश के s कक्षक के इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं हो पाते परिरक्षण प्रभाव में कमी के कारण, जिसके कारण ऑक्सीकरण अंक में 2 की कमी हो जाती है। मतलब +6 से ऑक्सीकरण अंक क्या हो जाता है? +4। तो पोलोनियम जो है इसके लिए +4 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व +6 से ज्यादा होता है। रीजन है अक्रिय युग्म प्रभाव। और आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन जो है यहाँ पर H2O बनाता है, जबकि सल्फर H2S बनाता है। यहाँ पर H2O द्रव है, जबकि H2S एक गैस है। इसका रीजन है ऑक्सीजन का छोटा आकार होने के कारण ये अपने अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। जल के अणुओं के बीच में क्या बन जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, और उस वजह से ये अणु ज्यादा पास पास में आ जाते हैं और ये द्रव के फॉर्म में पाए जाते हैं। जबकि H2S गैस जो है गैस फॉर्म में इसलिए है क्योंकि इसके ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाता है, इसके अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है, इसलिए H2S गैस है, जबकि H2O एक द्रव है। ऑक्सीजन जो है वो अपने वर्ग के अन्य तत्वों से असमानता प्रदर्शित करता है। इसका रीजन सेम है जो नाइट्रोजन का था, छोटा आकार। इसका छोटा आकार, इसकी उच्च विद्युत ऋणता, इसकी उच्च आयनन एंथैल्पी। जितना आकार छोटा होता है उतनी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, उतनी ही आयनन एंथैल्पी क्या होती है? ज्यादा होती है। और इसमें जो डी कक्षक है इनकी अनुपस्थिति, ये रीजन है ऑक्सीजन का अपने वर्ग के अन्य तत्वों से भिन्नता प्रदर्शित करने का। छोटा आकार, उच्च विद्युत ऋणता, उच्च आयनन एंथैल्पी और डी कक्षक की अनुपस्थिति। सेम यही रीजन नाइट्रोजन का था, अपने वर्ग के अन्य तत्वों से असमानता प्रदर्शित करने का। तो ये तो है इनके ऑक्सीकरण अंक के बारे में कि ये कितनी सहसंयोजकता प्रदर्शित करते हैं। रीजन मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट है इसकी हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता। तो हाइड्रोजन जो है इनके साथ ये H2E टाइप के हाइड्राइड बनाते हैं। किस टाइप के हाइड्राइड बनाते हैं? H2E टाइप के हाइड्राइड्स बनाते हैं वर्ग 16 के तत्व। तो यहाँ हम देखेंगे हाइड्रोजन की प्रतिक्रियाशीलता ऑक्सीजन के प्रति और हेलोजन के प्रति। तो हाइड्रोजन के प्रति में आपको याद रखना है ये H2E प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं, यानी कि H2O, H2S, H2SE और H2PE।
यहाँ पे ध्यान रखना है H2O में HOH बॉन्ड एंगल जो होता है इस तरह का बैंड स्ट्रक्चर होता है और इनके पास दो लॉन पेयर होते हैं, सभी का स्ट्रक्चर सेम होगा। H2S में भी ऐसा ही होगा, H2S, और यहाँ पर दो क्या होते हैं, लॉन पेयर होते हैं इनके पास, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। यहाँ ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम संकरण जो है वो sp3 है और यहाँ बॉन्ड एंगल 104 डिग्री है। दो लॉन पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसलिए बॉन्ड एंगल 109 से घटकर क्या हो गया है, 104 हो गया है। जबकि आप यहाँ बॉन्ड एंगल की अगर बात करेंगे तो यहाँ 92 है। इसमें अगर आप बॉन्ड एंगल देखेंगे तो वो 91 डिग्री है और यहाँ 90 है, यानी कि बॉन्ड एंगल अप टू डाउन जाने से डिक्रीज हो रहा है। इसका रीजन है केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता कम होती है तो बॉन्ड एंगल भी कम हो जाता है। ठीक है, दूसरा है कि यहाँ पर सभी हाइड्राइड जो है इनकी अम्लीय प्रकृति जो है वो अप टू डाउन जाने से बढ़ती है, यानी कि H2TE सर्वाधिक अम्लीय होगा। इसका रीजन है कि HTE बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी होती है और बड़ी बॉन्ड लेंथ होने के कारण ये इजीली बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, तो ये आसानी से H पॉजिटिव देता है। जितना बॉन्ड बड़ा होगा उतना आसानी से ब्रेक होगा, उतना आसानी से ये H पॉजिटिव उपलब्ध कराएंगे, तो उतने ज्यादा ये अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करेंगे। और सारे H2O को छोड़ दें तो सारे हाइड्राइड जो है वो अपचायक गुण प्रदर्शित करते हैं। अगर तापीय स्थायित्व की बात करें, थर्मल स्टेबिलिटी, तो हम कह ही रहे हैं ये वाला बॉन्ड जल्दी ब्रेक होता है, तो तापीय स्थायित्व भी अप टू डाउन जाने से कम होता है, जबकि अम्लीय प्रवृत्ति अप टू डाउन जाने से बढ़ती है। रीजन सेम ही है, यहाँ बॉन्ड बड़ा होने से इजीली ब्रेक होगा तो H पॉजिटिव आसानी से उपलब्ध कराएंगे तो अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ेगी। यहाँ बॉन्ड बड़ा होने से इजीली ब्रेक होगा जिससे तापीय स्थायित्व जो है वो क्या हो जाएगा, हाइड्राइडों का कम हो जाता है। ये क्वेश्चन हाइड्राइड्स में बनते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ अगर आपको इनका ऑक्सीकरण अंक पूछ ले तो यहाँ सब -2 ऑक्सीकरण अंक प्रदर्शित कर रहे हैं, क्योंकि दो हाइड्रोजन पे +2 चार्ज होगा तो ऑक्सीजन पे क्या होगा, -2। सल्फर का भी -2 है, यहाँ सब -2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर रहे हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता। तो ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता में आपको ये ध्यान रखना है कि ये SO2 और SO3 टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। देखो सल्फर जो होता है उसके बायतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वर्ग 16 के सभी तत्वों के बायतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से ये 4 बॉन्ड बना लिया और 5 और 6। तो यहाँ देखो हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा सिग्मा और लॉन पेयर काउंट होते हैं, तो 2 सिग्मा बॉन्ड और 1 लॉन पेयर, पाई बॉन्ड काउंट नहीं होता है। तो 2 सिग्मा और 1 लॉन, तो 2 सिग्मा प्लस 1 लॉन पेयर, काउंट कितना आया, 3। मतलब इसका संकरण क्या होगा SO2 में, sp2। 3 कक्षक भाग लेंगे संकरण में, तो सल्फर का यहाँ संकरण sp2 है और स्ट्रक्चर आपको पता चली रही होगी, बैंड स्ट्रक्चर है। ठीक है, SO3 की अगर हम बात करें तो सल्फर ने इस तरह से ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रखे हैं। एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाती है और 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए हैं बॉन्ड बनाने में, लेकिन इसमें सिग्मा बॉन्ड केवल 3 ही है। तो SO3 जो है इसमें भी सिग्मा बॉन्ड 3 ही है, तो यहाँ भी सल्फर का संकरण जो होगा वो क्या होगा, sp2 होगा। और यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ सल्फर का ऑक्सीकरण अंक अगर बात करें तो +4 है और इसमें +6 है। इसी तरह से SeO2 और SeO3 भी बन जाएगा। मतलब ये O2 और O3 टाइप के क्या बनाते हैं, आपको याद रखना है, ये EO2 और EO3 टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं। इसको कहेंगे डाई ऑक्साइड और इसको कहेंगे ट्राई ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, O2 भी गैस है, ओजोन भी गैस है, लेकिन अगर आप सिलीनियम डाइऑक्साइड की बात करो तो ये एक ठोस है। ठीक है, ऑक्साइडों की अपचायक गुणधर्म की बात करें तो सारे जो डाई ऑक्साइड होंगे इनका अपचायक गुणधर्म ऊपर से नीचे जाने पे कम होता है, बल्कि TeO2 तो जो है वो ऑक्सीकारक है। तो अपचायक गुणधर्म की बात करें अगर ऑक्साइडों के, तो वो अप टू डाउन जाने से कम होता है, अपचायक गुणधर्म घटता है। TeO2 क्या है, ऑक्सीकारक है। ठीक है, इसी तरह से आपको पूछेंगे हैलोजन के प्रति क्रियाशीलता। तो हैलोजन के प्रति क्रियाशीलता में ये EX4, हैलोजन को हम X से रिप्रेजेंट करते हैं, EX4 और EX6 टाइप के हैलाइड्स बनाते हैं। उसमें आपको ध्यान रखना है हैलाइड्स में क्रियाशीलता का क्रम, फ्लोराइड सबसे ज्यादा स्थायी होंगे, उसके बाद क्लोराइड, उसके बाद ब्रोमाइड
और सबसे कम स्थायी होंगे आयोडाइड। तो EX4 और EX6 टाइप के हैलाइड्स बनाते हैं। कभी कभी मोनोहेलाइड भी बनते हैं, जैसे कि अगर आप SeCl की बात करें, सिलीनियम क्लोराइड, तो सिलीनियम मोनोक्लोराइड भी बनता है SeCl, ठीक है। लेकिन ये मोनोक्लोराइड जो होते हैं ये डाइमराइज हो जाते हैं। डाइमराइज होकर क्या बनेंगे, मतलब इसका द्विलक बनेगा, इसका डबल कर दो तो SeCl प्लस SeCl, ये दो दो अणु मिल गए तो इसको डाइमराइजेशन कहते हैं। तो ये क्या बना देंगे, Se2Cl2। इसी तरह से अगर HCl का डाइमराइजेशन हुआ HCl का, तो क्या बन जाएगा, H2Cl2, ठीक है। तो मोनोहेलाइड का डाइमराइजेशन हो जाता है, और ये H2Cl2 टाइप के स्ट्रक्चर आपको दे रखा है। स्ट्रक्चर जो होता है वो H2Cl2 का वो कैसा होता है, इस तरह का होगा, S2Cl2। ये जो बॉन्ड एंगल है ये 104 डिग्री का है। इसी तरह से SCl2 भी बनता है, SCl2। तो ये जो बॉन्ड एंगल है ये 103 डिग्री का है। यहाँ दो लॉन पेयर हो जाएंगे, क्योंकि सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये बॉन्ड एंगल 103 डिग्री का होता है। तो इसी तरह से ये डाई हेलाइड भी बनाते हैं, मोनोहेलाइड बनाते हैं, लेकिन मोनोहेलाइड का डाइमराइजेशन हो जाता है और ये H2Cl2 टाइप में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हेलोजन के प्रति क्रियाशीलता बतानी है। दूसरा है ये सिलीनियम क्लोराइड, SeCl2 जो डाई क्लोराइड है, सिलीनियम डाई क्लोराइड कहेंगे इसको, ये असमानुपात अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। इसके दो अणु लोगे तो ये SeCl4 और Se में बदल जाता है। ये असमानुपात अभिक्रिया का मतलब होता है कि यहाँ अगर सिलीनियम की बात करो तो 2 क्लोरीन पे -2 चार्ज होंगे, तो सिलीनियम पर क्या चार्ज है, +2। 4 क्लोरीन पे -4, तो सिलीनियम पर क्या है, +4, और अकेला सिलीनियम लिखा है तो 0। तो यहाँ 2 सिलीनियम में से एक सिलीनियम का ऑक्सीकरण हो रहा है और एक सिलीनियम का अपचयन हो रहा है। जब किसी अभिक्रिया में एक ही तत्व का ऑक्सीकरण और अपचयन हो तो ऐसी अभिक्रियाएं असमानुपात अभिक्रियाएं कहलाती है। तो ये सिलीनियम क्लोराइड का असमानुपात अभिक्रिया का एग्जाम्पल है कि पूछा जा सकता है कि असमानुपात अभिक्रिया का उदाहरण दो, तो आपको ये देना है सिलीनियम का। सिलीनियम डाइक्लोराइड असमानुपात अभिक्रिया प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट है आपका डाई ऑक्सीजन। तो अगर हम O2 की बात करें तो प्रकृति में O2 जो है उसके समस्थानिक पाए जाते हैं 8 ऑक्सीजन 16, 8 ऑक्सीजन 17 और 8 ऑक्सीजन 18। तीन समस्थानिक ऑक्सीजन के प्रकृति में पाए जाते हैं, 8 ऑक्सीजन 16, 8 ऑक्सीजन 17 और 8 ऑक्सीजन 18। उसमें से 18 जो है वो रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव है, और इसीलिए अभिक्रिया की क्रियाविधि में ट्रेसर तकनीक में इसका उपयोग किया जाता है। मतलब अभिक्रिया की क्रियाविधि पता करने में इसका यूज किया जाता है, ये रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन का। और सबसे ज्यादा प्रकृति में पाई जाती है 8 ऑक्सीजन 16। इन दोनों की मात्रा बहुत कम होती है प्रकृति में। उसमें से याद रखना है ऑक्सीजन का समस्थानिक जो 8 ऑक्सीजन 18 है वो रेडियो एक्टिव होता है। समस्थानिक क्या होते हैं ये आपने पढ़ रखा है लोअर क्लासेस में। ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो उन्हें क्या कहते हैं, समस्थानिक। तो ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक प्रकृति में पाए जाते हैं। ऑक्सीजन को अगर आपको प्राप्त करना है तो हमने जैसा नाइट्रोजन प्राप्त की थी, वायु का द्रवीकरण करो, और वायु का द्रवीकरण करके पहले उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और जो अक्रिय गैसें हैं उनको रिमूव कर देता है, और उसके बाद उसका प्रभाजी आसवन करते हैं। तो नाइट्रोजन का क्वथनांक कम होने की वजह से आपको आसवन फ्लास्क में नाइट्रोजन आपको आसवित होकर पहले मिल जाती है, 77.2 केल्विन उसका क्वथनांक होता है, और आसवन फ्लास्क में ऑक्सीजन पीछे शेष रह जाएगी। तो इस तरह से ऑक्सीजन को अगर प्राप्त करना है तो किया जाता है। दूसरा, ऑक्सीजन को प्राप्त करने के लिए जल का विद्युत अपघटन किया जाता है। तो जल का विद्युत अपघटन करते हैं तो आपको एनोड पर ऑक्सीजन और कैथोड पर हाइड्रोजन मिल जाती है। ये भी आपने 10th में पढ़ रखा है कि जब जल का विद्युत अपघटन किया जाता है 2H2O gives 2H2 plus O2, विद्युत अपघटन से ये ब्रेक हो जाती है, तो आपको कैथोड पर मिल जाती है हाइड्रोजन गैस और एनोड पर मिल जाती है ऑक्सीजन गैस। तो इस तरह से आप ऑक्सीजन को प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से पोटेशियम क्लोरेट KClO3, इसका तापीय विघटन कराओ
तो आपको मिल जाएगी KCl प्लस O2, ऑक्सीजन मिल जाती है। कुछ धातुएं भी होती हैं जैसे कि Ag2O है, तो उसका इसको अगर आप ब्रेक करो तो आपको मिल जाएगा Ag2O, Ag प्लस O2, ठीक है, उसमें ब्रेक हो जाएगा। HgO है, इसको ब्रेक करोगे तो किसमें बदल जाएगा, Hg प्लस O2, दो ले लो तो Hg प्लस O2 में बदल जाएगा। इसी तरह से अगर आप Pb3O4 की बात करो तो ये बदल जाएगा PbO प्लस O2 में, तापीय अपघटन कराना है इनका। इसी तरह से PbO2 अगर आप इसको भी ब्रेक करो तो PbO प्लस O2 में बदल जाएगा। PbO2 किस में बदल जाएगा, PbO प्लस O2 में। इस तरह से आप जो धातु होती है क्रियाशीलता में जो कम होती है उनके ऑक्साइड का तापीय अपघटन करते हैं, तब भी आपको ऑक्सीजन प्राप्त हो जाती है। इसी तरह से ऑक्सीजन बनाने के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होता है 2H2O2, इसका प्लेटिनम या निकल की प्रेजेंस में तापीय अपघटन करते हैं तो ये H2O प्लस O2 में ब्रेक हो जाता है। ये भी असमानुपात अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, याद रखना है। H2O2 gives H2O प्लस O2। यहाँ ऑक्सीजन जो है H2O2, उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक -1 है, जबकि यहाँ देखेंगे आप -2 है और O2 में 0 है, तो ये ऑक्सीजन की असमानुपात अभिक्रिया है। यहाँ पर देखो -1 से -2 हो रहा है, मतलब ऑक्सीकरण अंक में कमी हो रही है, मतलब क्या हो रहा है, अपचयन। और यहाँ ऑक्सीजन का ही क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, -1 से 0 मतलब वृद्धि हो रही है, तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीजन की असमानुपात अभिक्रिया प्रदर्शित कर सकती है। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है, इसका प्लेटिनम या निकल की प्रेजेंस में विघटन हो जाता है, ये H2 और O2 में ब्रेक हो जाती है। ऑक्सीजन का क्वथनांक हम पहले ही पढ़ रखे हैं, जो क्वथनांक होता है ऑक्सीजन का वो 90 केल्विन होता है, और अगर हम गलनांक की बात करें तो वो 55 केल्विन होता है। ऑक्सीजन अणुचुंबकीय होती है प्रकृति में, ये आपने 11th में जब MOT पढ़ी थी तो पढ़ा होगा। तो ऑक्सीजन जो होता है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 2 O2, और इसी वजह से ये अणुचुंबकीय प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है। तो ऑक्सीजन अणुचुंबकीय है। और अगर आप बात करें ऑक्सीजन की, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं ये ऑक्सीजन ब्रेक हो जाती है और इसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। लेकिन स्टार्टिंग में ऑक्सीजन अक्रिय होती है, क्योंकि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है जिसको ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन एक बार जब ये ब्रेक हो जाती है तो ऑक्सीजन के ब्रेक होना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी कि इस अभिक्रिया में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो वो अभिक्रिया एक बार अगर शुरू हो जाए तो वो ऊष्मा काम आने लगती है इसको ब्रेक करने में, तो एक बार अभिक्रिया स्टार्ट होने के बाद आसानी से शुरू हो जाती है। अगर हम बात करें धातुओं के साथ, तो धातु ऑक्साइड बनते हैं, और धातु ऑक्साइड हमेशा कैसे होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। लेकिन अधातु ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के भी हो सकते हैं, कुछ ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति के भी होते हैं। तो हम धातु ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो सोडियम और कैल्शियम के साथ अगर आप ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाओ तो सोडियम Na2O टाइप का ऑक्साइड बनाएगा, जबकि कैल्शियम CaO टाइप का बनाता है। इसका रीजन आपको पता ही होगा, सोडियम पहले वर्ग का तत्व है, इसकी +1 होती है, ऑक्सीजन की ऑक्साइड में -2 संयोजकता होती है, तो ये 1 है और ये 2 है। अब ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बना, Na2O। इस तरह से आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, तब आपकी रिएक्शन से सही होगी। कैल्शियम पे +2 और ऑक्सीजन पे -2, जब मैंने कहा दोनों नंबर सेम हो तो दोनों एक एक ही लिए जाते हैं सूत्र में, तो इसलिए फॉर्मूला बना CaO। अब कैल्शियम की तरह मैग्नीशियम भी द्वितीय वर्ग का तत्व है, तो Mg+O2 किस तरह का ऑक्साइड बन जाएगा, MgO। इसी तरह से जिंक की भी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, तो Zn+O2 मिलके जिंक ऑक्साइड बनाएगा, इसका सूत्र भी क्या होगा, ZnO। लेकिन अगर आप एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम +O2 गिव्स बनता है Al2O3। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 होती है, ऑक्सीजन की -2, ये 3 है ये 2 है, तो ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, मतलब एल्यूमिनियम 2 होंगे और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 3। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला इस तरह से बनता है Al2O3, जिसकी जो संयोजकता होती है वो दूसरे वाले का नंबर बन जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इस तरह से आप ऑक्सीजन के फॉर्मूले बनाएंगे। अगर आप फेरिक ऑक्साइड की बात करें और फेरस ऑक्साइड की बात करें तो हमेशा ध्यान रखो, फेरस ऑक्साइड में क्या होता है
कि Fe पे +2 चार्ज होता है और फेरिक में Fe पे +3 होता है। तो अगर आप ये वाले से फॉर्मूला बनाएंगे दोनों से तो बनेगा FeO। लेकिन अगर आप इससे फॉर्मूला बनाएंगे तो यहाँ देखो ये 3 है ये 2 है, ये 3 इसका नंबर ये 2 इसका नंबर, तो फॉर्मूला बनेगा Fe2O3। जहाँ Fe पे +3 चार्ज होता है तो इसको कहते हैं फेरिक ऑक्साइड, लेकिन अगर Fe पे +2 चार्ज होता है तो उसको कहते हैं फेरस ऑक्साइड। तो ये होगा फेरस ऑक्साइड का फॉर्मूला और ये हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला। धातु ऑक्साइड जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति का है, क्योंकि हम जैसे जैसे आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट जाते हैं वैसे वैसे धात्विक प्रवृत्ति कम होती जाती है। ठीक है, तो ऑक्साइडों की अम्लीय प्रवृत्ति जो होता है, क्षारीय प्रवृत्ति है, वो भी लेफ्ट टू राइट जाने से कम होती है और अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसी बेसिस पे आपको आंसर करना है। इसी तरह से अगर आप फास्फोरस अधातु है, फास्फोरस की रिएक्शन अगर आप ऑक्सीजन से कराते हैं तो P4O10 टाइप का ऑक्साइड बन जाता है, ध्यान रखना है। इसी तरह से अगर आप कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं तो CO2 भी बनता है, CO भी बनता है, यानी कार्बन के दो तरह के ऑक्साइड होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है, तो ये ध्यान रखना है। तो C+O2 गिव्स CO2, या कार्बन मोनोऑक्साइड अगर ऑक्सीजन कम मात्रा में उपलब्ध है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। इसी तरह से अगर आप मीथेन की रिएक्शन O2 से कराते हैं तो ये रिएक्शन भी आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, CO2 और H2O बन जाता है। जब भी आप किसी हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएंगे तो उत्पाद में हमेशा CO2 और H2O बनता है, ये ध्यान रखना है आपको। इसी तरह से अगर आप जिंक सल्फाइड की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं तो बन जाता है जिंक ऑक्साइड प्लस SO2। क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड प्लस SO2। ठीक है, जिंक सल्फाइड की रिएक्शन O2 से कराएंगे तो जिंक ऑक्साइड और SO2 बन जाता है। ये है ऑक्सीजन की रिएक्शन। इसी तरह से अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड है, ये रिएक्शन आप सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में पढ़ते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण कर सकते हैं आप वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में, तब ये सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल जाती है। अगर आप HCl की रिएक्शन करा रहे हैं O2 से इन प्रेजेंस ऑफ CuCl, उत्प्रेरक की प्रेजेंस में कराएंगे तो यहाँ पर ये Cl2 और H2O में बदल जाएगा, Cl2 और H2O। तो ये उत्प्रेरक की ऑक्सीकरण कहलाता है, उत्प्रेरक की प्रेजेंस में ऑक्सीकरण। ठीक है,